Hello, my dear students. Today we are going to start worksheet 4 of chapter number 11. Before starting this worksheet, we are going to construct a formula to find the area of a triangle, because इस worksheet में we have to find the area of the triangle. So firstly, what we are going to do, we are going to draw a triangle जिसका नामकरण संस्कार हमने क्या किया है, पी क्यू आर इज द ट्राइंगल वे क्यू आर इज द बेस, जहाँ पर हमारा क्यू आर जो है वो हमारा बेस है एंड ये एरो एंड तक आएगा. ओके, क्यू आर इज आर बेस एंड द हाइट पी टी, बिकॉज जब मैं पैरेललोग्राम का एरिया निकालती हूँ तो मुझे उसके लिए एल्टीट्यूड यानी हाइट भी चाहिए, तो फिर इस केस में भी मुझे हाइट चाहिए. तो वो जो हाइट होगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी. इसी तरह से ये वाली जो इसका बेस था वो यहाँ से लेकर यहाँ तक था. सो दैट इज़ द हाइट. ये जो पी टी है हमारी, दैट इज़ द हाइट ऑफ द ट्राइंगल. तो मेरे पास हाइट आ गई, बेस आ गई, यही चाहिए ना मुझे पैरेललोग्राम के एरिया के लिए. तो फिर आगे व्हाट आई हैव टू परफॉर्म, मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है. आई हैव टू ड्रॉ अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू पी क्यू. मुझे पी क्यू के भी पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है और क्यू आर के भी पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है. सो द लेंथ ऑफ पी क्यू इज़ 3.5. तो यहाँ पर भी मैं 3.5 की एक 3.5 की एक लेंथ ड्रॉ कर देती हूँ और इसकी लेंथ है 3.5. So again I have to draw a length of 3.5. तो अप्रॉक्स यहाँ पर आएगा. I can also take the help of a compass ताकि बिल्कुल परफेक्ट बने, बट यहाँ पर हमें इतने परफेक्शन की नीड नहीं है, बिकॉज वी आर ड्राइंग दिस ट्राइंगल ओनली फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. और ये वाला जो हमारा ट्राइंगल है ये सिर्फ और सिर्फ हमने एज्यूम किया है, ये रियल में नहीं है. वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ डॉटेड लाइन, इसलिए हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, नॉट अ कंप्लीट. ठीक है, तो ये वाली जो हमारी लाइन होगी ये डॉटेड होगी, बिकॉज ये सिर्फ हमारी अजम्पशन है, दिस इज़ नॉट द रियलिटी. ठीक है, ये सिर्फ हमने एज्यूम करके बनाई है. जो है पी एस और आर एस, ये हमारी डॉटेड लाइन, ये हमने एज्यूम की है. जो पी एस है दैट इज़ पैरेलल टू क्यू आर एंड द पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर. ठीक है, तो ये हमारी डॉटेड लाइन हमने बना दी. अब हमें क्या नज़र आ रहा है, एक पैरेललोग्राम बन गया जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है ना. ये वाली साइड इस साइड के इक्वल बनाई है हमने, ये वाली साइड इस साइड के बिल्कुल, क्योंकि हमने इस लाइन के पैरेलल बनाई है और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल बनाई है. तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम आ गया. ठीक है, और इस पैरेललोग्राम के अंदर ये वाला ट्राइंगल ये वाले ट्राइंगल के साथ बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि साइड्स भी इक्वल हैं, एंगल्स भी इक्वल हैं. तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मुझे इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, इस वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस जो हमने अज्यूम किया था एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल बराबर है तो इन दोनों का एरिया भी बराबर होने वाला है. तो जितना एरिया पी क्यू आर का है उतना ही इसका है. ठीक है, एरिया ऑफ पी क्यू आर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आर पी एस. ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को मिलाकर ही बनना है ना हमारा पैरेललोग्राम. तो इन दोनों का जब सरफेस एरिया, जब एरिया हम ऐड ऑन कर देंगे तभी तो हमारे पास टोटल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा. तो मैंने यही किया है, इस वाले ट्राइंगल का एरिया और इस वाले ट्राइंगल का एरिया मैंने दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया. लेकिन हमें पता है कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हमने बनाया ही ऐसे है कि इनकी लेंथ्स जो हैं वो इक्वल हैं. तो फिर मैं बोल सकती हूँ, इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ एरिया ऑफ पी क्यू आर. तो मैं लिख देती हूँ 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर हो गया, 2 टाइम्स द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. तो मुझे चाहिए क्या, मुझे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. तो वो क्या हो जाएगा,
हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, आगे समझ में, यही तो हमें निकालना था कि ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है उसका हाफ, और पैरेललोग्राम का एरिया हमें पता है वो क्या होता है, इट इज बेस इनटू हाइट। मतलब जब मैं बेस को उसके एल्टीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो फिर मेरे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमने निकाला है वो उसका हाफ होता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/2 बेस इंटू हाइट लिख लो, चाहे आप एल्टीट्यूड लिख लो, जो आपका दिल करे आप वो लिख लो। ठीक है, यही तो मुझे निकालना था कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर। तो मैंने ये फाइंड आउट कर लिया है। अब इस पूरे के पूरे चैप्टर में आई एम गोइंग टू यूज द सेम फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। Our first question of this worksheet is the area of triangle is 90 centimeter. तो जो हमारे पास given होता है we have to write it in our solution. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या गिवन है हमारे पास, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या गिवन है, बेस गिवन है। इफ इट्स बेस इज, बेस ऑफ ट्राइंगल लिख लो या सिर्फ बेस लिख लो, 15 सेंटीमीटर। व्हाट आई हैव टू फाइंड द एल्टीट्यूड। तो मैं क्या लिखूंगी, एज एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। यही हमने लिखा था ना अभी, यही हमने फाइंड आउट किया था। क्या फाइंड आउट किया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। तो वही मैंने लिख दिया एज वी नो दैट। यहाँ पर ये भी लिख लो भले, वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। बता दूँ ना हमें कितना सारा ज्ञान है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस होता है। तो एरिया की वैल्यू तो मुझे पता है, दैट इज 90। बेस की वैल्यू भी मुझे पता है, सो आई हैव टू पुट इट एज इट इज। एंड द वैल्यू ऑफ एल्टीट्यूड आई हैव टू फाइंड, सो पुट इट एज इट इज। ठीक है, तो जिस भी बंदे को अपने आप को जानना होता है, पहचानना होता है, ही वॉन्ट्स अलोननेस, उसे बिल्कुल शांति चाहिए, बिकॉज उसे अपने आप को पहचानना है। तो ये रिक्वेस्ट करेगा अपने नेबर से, प्लीज़ आप दूसरी साइड चले जाइए, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो माई सेल्फ। तो यहाँ पर क्या है, 15/2, तो दूसरी साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। या आप ये ले लीजिए कि 2 यहाँ पर डिवीज़न में है, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। 15 जाएगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा। या आप डायरेक्ट ले सकते हैं कि ये 15/2 है, अगर दूसरी साइड जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/15। एक ही बात है, सिर्फ समझने अंडरस्टैंडिंग की बात है कि आपको कैसे समझ में आता है। सो इफ़ अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो हम कर लेंगे। क्या कैंसिल हो रहा है, 15 टाइम्स 6 इज़ 90, तो ये क्या हो गया, 6 टाइम 2 इज़ 12। तो एल्टीट्यूड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, द वैल्यू ऑफ एल्टीट्यूड इज़ 12 सेंटीमीटर। बिकॉज ऊपर यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेंटीमीटर में थी, इसलिए मैंने यहाँ पर भी सेंटीमीटर में लिखी है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू राइट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन अ आंसर, ओके, इट इज़ मैंडेटरी, otherwise there is so many chances that your marks will be deducted. So let's move on to our next question. Next question is the base of a triangle. I have to find, क्या find करना है, I have to find the base of a triangle. मुझे base find out करना है। whose area, जिसका एरिया मेरे पास गिवन है क्या है, 0.48 डेसीमीटर स्क्वायर। अब डेसी आ गया ना तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट दोनों केसेस में, जो दो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन हैं उन दोनों केसेस में चेंज हो सकती है, तो हमें उसे भी देखना होगा। देखिए जो हमने बोला था वही हुआ, यहाँ पर सेंटीमीटर है और यहाँ पर डेसीमीटर है। आई हैव टू फाइंड द बेस ऑफ द ट्राइंगल, मुझे बेस निकालना है जिसका एरिया मेरे पास गिवन है और एल्टीट्यूड मेरे पास गिवन है। ठीक है, तो अब मेरे पास एल्टीट्यूड सेंटीमीटर में है, चाहे मैं इसे डेसीमीटर में चेंज कर दूँ, चाहे मैं इसे सेंटीमीटर में चेंज कर दूँ। तो मैं क्या करती हूँ, इट डिपेंड्स ऑन योर विश कि आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है, डेसीमीटर में चेंज करना है। मैं इसे डेसीमीटर में चेंज कर देती हूँ एक बार, फिर बाद में सॉल्यूशन में हम दोनों चीज़ों की वैल्यू निकाल देंगे, मतलब दोनों यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स में निकाल देंगे, डेसीमीटर में भी सेंटीमीटर में भी। एग्जामिनर को जिस फॉर्म में वैल्यू चाहिए होगी वो ले लेगा। सो पहले आप एल्टीट्यूड वो एरिया भी लिख सकते थे,
मैं एल्टीट्यूड लिख रही हूँ बिकॉज मुझे चेंज करना है सेंटीमीटर। अभी हमने बनाया था फॉर्मूला, क्या होता है कि 1 मीटर में, लर्न करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मुझे रिलेशनशिप चाहिए डेसीमीटर और सेंटीमीटर के बीच में, तो मैं इन दोनों को ले लेती हूँ। 0 से 0 कैंसिल हो रही है, यानी 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर, दोनों साइड मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, 1/10 डेसीमीटर के बराबर हो जाएगा। ये हमने ऐसे भी लर्न किया था कि 10 ही, 1 मीटर में 10 ही होते हैं, बट यहाँ पर रिलेशनशिप अलग है, तो आप क्रैमिंग पे मत जाइए, समझिए और फिर फॉर्मूला जनरेट कीजिए। सो दैट इज 8/10 डेसीमीटर, बिकॉज डिनोमिनेटर में एक 0 है, सो 0, दिस इज 0 पॉइंट, डेसिमल के बाद एक डिजिट आ जाएगी, दिस विल बिकम 0.8 डेसीमीटर। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया गिवन है, यूज इट, 0.48 डेसीमीटर जो गिवन था वो मैंने लिख दिया। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, आई हैव टू फाइंड द बेस, तो दोबारा से लिख देंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम, ये जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट या एल्टीट्यूड। मुझे एल्टीट्यूड निकालना है इसलिए मैं एल्टीट्यूड लिख रही हूँ। सो 1/2, एरिया की वैल्यू क्या है 0.48, बेस की वैल्यू क्या है नहीं पता, कोनी बेरा, सो पुट इट एज इट इज। एल्टीट्यूड इज 0.8 डेसीमीटर। ठीक है, तो कुछ कैंसिल आउट होता है तो हम कर देते हैं। यहाँ पर डेसिमल के बाद दो डिजिट है, तो पहले तो मैं इसे सॉल्व करती हूँ। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मुझे पहले डेसिमल हटाना है, तो डेसिमल कैसे हटाएंगे हम, 48, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं 2, सो आई विल पुट 2 zeros इन द डिनोमिनेटर, 1/2 एज इट इज़। बेस की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसे ऐसे के ऐसे रख देती हूँ। यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो मैंने डिनोमिनेटर में एक 0 लगा दी। ठीक है, अब बेस अंकल क्या बोलेंगे, मुझे एकांत चाहिए, आई वॉन्ट पीस इन माई लाइफ, तो 48/100 तो एज इट इज़ पड़ा रहेगा। ठीक है, 2 यहाँ पर डिवीज़न में था, दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। 10 यहाँ पर डिवीज़न में है, दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। 8 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसे थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, जैसे 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय 8/10 है, तो आप जो कैंसिल हो जाए वो कर दीजिए, तो सिर्फ आपको 4/10 को छेड़ना पड़ेगा। 4/10 क्यों, इससे भी थोड़ा और कैंसिल कर दीजिए, तो ये बच जाएगा बेस मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो सिर्फ आपको 2/5 का रेसिप्रोकल यानी 5/10 वहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा। तो जो आपका दिल करे आप वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 टाइम्स 6 इज़ 48, 2 टाइम्स 5 इज़ 10, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है, तो बेस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6/5। इसको मैं डेसिमल फॉर्म में चेंज कर देती हूँ, 5 टाइम्स 1 इज़ 5 एंड 5 टाइम्स 2 इज़ 10। तो ये तो आया मेरे पास डेसीमीटर में, क्योंकि मेरे पास सारी वैल्यूज़ डेसीमीटर में थी। अगर मैं इसे चाहूँ तो मैं इसे सेंटीमीटर में भी चेंज कर देती हूँ। रिलेशनशिप बहुत ईजी था, क्या था कि एक जो डेसीमीटर होता है ना वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट थी तो वो ख़त्म हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दोनों फॉर्म्स में आंसर आ गए, चाहे तो मैं 12 सेंटीमीटर लिख दूँ, चाहे मैं 1.2 डेसीमीटर लिख दूँ, हम दोनों आंसर्स लिख देते हैं। जो एग्जामिनर को चेक करना होगा वो कर देगा। हमने अपना ज्ञान परोस दिया है थाली में। Our task is completed. So let's move on to our next question. Question number 3. Question number 3 क्या कह रहा है? Find the area of a right triangle. मुझे एरिया निकालना है. I have to find the area of a राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल से आपको क्या याद आ रहा है? हाइपोटेन्यूज याद आ रहा है, परपेंडिकुलर याद आ रहा है, बेस याद आ रहा है। अगर नहीं याद आया तो क्वेश्चन लिखने वाले ने हमें याद दिला दिया, उसने बोल दिया एक राइट एंगल की बात कर रहे हो तो उसका जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है, वो है 13 सेंटीमीटर एंड
वन साइड और दूसरी साइड भी हमारे पास गिवन है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस केस में तो वो एक ट्राइंगल बनाना बनता है। ठीक है, कैसे बनाएंगे हम? हमारे पास गिवन है आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट ट्राइंगल। मुझे एरिया निकालना है राइट ट्राइंगल का जिसका हाइपोटेन्यूज मेरे पास गिवन है। तो उसके लिए मैं एक बार ट्राइंगल ड्रॉ कर देती हूँ। लेट्स ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में बस इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि एक जो हमने एंगल बनाना है इट मस्ट बी ऑफ 90 डिग्री लेंथ। अभी आप कोई भी ले लो, ठीक है, उसने मेज़र नहीं करनी, वैसे भी आप 13 सेंटीमीटर लेंथ तो बनाने ही से रही यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गिवन है? फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट ट्राइंगल जिसका हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। राइट एंगल के अपोजिट जो यानी सबसे बड़ी साइड जो राइट एंगल के बिल्कुल अपोजिट होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। एंड वन साइड इज़ 5 सेंटीमीटर। इसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर है, चाहे आप ये मान लीजिए चाहे आप ये मान लीजिए, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर विश। मैं ये वाली मान लेती हूँ, चाहे मैं ये वाली मानूँ। मुझे एक चीज़ तो निकालनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? बेस और हाइट चाहिए, यानी ये और ये दोनों चीज़ें चाहिए। तो मैं कुछ मर्जी मान लूँ, मुझे दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मैं इससे मान लेती हूँ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो मुझे फाइंड करनी ही पड़ेगी बिकॉज द फॉर्मूला इज बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो मुझे बेस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए, तो हम निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। सो व्हाट इज गिवन? हाइपोटेन्यूज इन राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल के अंदर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? 13 है, कर दो पुट। बेस की वैल्यू कितनी है? 5 है, कर दो पुट। परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। सो स्क्वायर ऑफ 13 इज 169। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ p इज p स्क्वायर। तो अब जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है उसे एकांत दे दें। p स्क्वायर अकेले छोड़ दो, 169 एज इट इज छोड़ दो। 25 यहाँ पर प्लस में था, दूसरी साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसकी खुशियों को यहाँ पर ऐड ऑन कर रहा था, अब उसकी जगह बदलोगे तो कुछ तो करेगा ना, वो खुशियों को जाकर डिक्रीज करने लग गया। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 169 एंड 25? दैट इज 144। तो p स्क्वायर मेरे पास आ गया। अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूंगी बोथ साइड तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 144। मोस्ट इजी, दैट इज। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं पुट कर सकती हूँ कि ये 12 सेंटीमीटर है, यानी मेरे पास हाइट आ चुकी है, मेरे पास बेस ऑलरेडी गिवन है। तो मैं क्या निकाल सकती हूँ? एरिया। सो लिख भी दो भले, बेस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होने वाला है हमारा? 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। तो बेस क्या है? 5, एल्टीट्यूड क्या है? 12। कुछ कैंसिल होता है तो कर दो ना। तो क्या आ गया? 6 टाइम 5 इज 30। ऊपर सेंटीमीटर था तो नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज आई हैव टू फाइंड द एरिया, और एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। दैट इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So our next question number 4 is find the area of an isosceles right triangle. तो वो जो हमारे पास ट्राइंगल गिवन है वो आइसोसेल्स भी है। आइसोसेल्स का मतलब क्या होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, और साथ साथ राइट ट्राइंगल भी है। तो नो नीड टू वरी, हम इससे ड्रॉ कर देते हैं बिकॉज ये आइसोसेल्स है। तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि जो हमने इसकी लेंथ बनाई है वो इक्वल बना लीजिए, थोड़ा सा ऊपर बन गया। नो नीड टू वरी, किसी ने चेक नहीं करना है, हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है? एरिया हमें फाइंड आउट करना है। आइसोसेल्स, आइसोसेल्स मतलब जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ये वाली और ये वाली साइड्स इक्वल हो गई, बिकॉज हाइपोटेन्यूज तो राइट ट्राइंगल में इक्वल हो ही नहीं सकता, बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड बाकी साइड्स की इक्वल नहीं हो सकती, इसलिए मैंने बोला कि जो आइसोसेल्स ट्राइंगल की जो दो साइड्स इक्वल है वो बेस और एल्टीट्यूड है। ठीक है,
आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल हुज इक्वल साइड्स आर, तो इसकी इक्वल साइड्स हो गई 15 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ की थी। ओके तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगी, ये भी 15 सेंटीमीटर होगी। अरे बाप रे, हमें तो यही चाहिए था। वी नीड बेस एंड एल्टीट्यूड एंड वी ऑलरेडी गेट इट। तो हमें तो बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत है ही नहीं। सो मुझे क्या निकालना है हेयर, बेस कितना है 15 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड कितना है 15 सेंटीमीटर। तो हमें टेंशन किस बात की लेनी है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ राइट ट्राइएंगल। वो क्या होगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। तो बेस क्या है 15, एल्टीट्यूड क्या है 15। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड 15, और आई कैन से द स्क्वायर ऑफ 15 इज 225 डिवाइडेड बाय 2, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 5 इज 10। तो ये क्या आ गया हमारा एरिया। तो एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज हमारा एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में आता है। ठीक है, सो दैट इज डन। इट इज सो इजी। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी थोड़ा सिमिलर सा ही लग रहा है। हियर आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेल्स। मैंने बोला था ना सेम ही है, आइसोसेल्स राइट ट्राइएंगल का मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। हैविंग द लेंथ, यहाँ पर भी मेरे पास लेंथ गिवन है। कौन सी लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ ईच, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ईच इक्वल साइड इज 5 सेंटीमीटर। उसने इक्वल साइड्स बोला था, यहाँ पर बोल दिया द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड इज 5 सेंटीमीटर। तो दोबारा से कोई डिफरेंस नहीं है, दोबारा से हम एक आइसोसेल्स ट्राइएंगल बना देते हैं। ये बनाना मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन अगर आप बनाओगे तो आपके एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इम्पेक्ट पड़ता है कि इस बच्चे को नॉलेज है, ये जो चीज़ बना रहा है, जो चीज़ कर रहा है, इसने समझ के की है, इसे नॉलेज है। सो to just throw a good impression, you have to draw a diagram in each and every sum. Okay, आप नामकरण संस्कार कर दे तो उससे अच्छी कोई बात है ही नहीं। तो मैं भी कर देती हूँ, मैं क्यों पीछे हटूँ। PQR इज द राइट एंगल ट्राइंगल। तो दोबारा से हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे इन आइसोसेल्स। जितनी ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन को अपने आंसर में, अपने सॉल्यूशन में लिखोगे, अच्छे से डिपिक्ट करोगे, उतना ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट बेस और एल्टीट्यूड लिख दिया था, अगर आप ऐसे स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इन राइट ट्राइएंगल, इन आइसोसेल्स राइट ट्राइएंगल, हम क्योंकि उससे भी पता चलना चाहिए कि हमने फिगर बनाया, तो हमने लिखा भी है कि हम आइसोसेल्स राइट ट्राइएंगल की बात कर रहे हैं। बेस क्या है, क्या गिवन है हमारे पास, दोबारा से सेम, पिछले सम में भी आप ये वाली लाइन ऊपर लिख दीजिएगा। इन आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल बेस भी 5 सेंटीमीटर है और हमारा एल्टीट्यूड भी 5 सेंटीमीटर है। तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। 1/2 बेस भी 5 है, एल्टीट्यूड भी 5 है। 5 स्क्वायर इज 25 डिवाइडेड बाय 2। जब इसे डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स ऑल, इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 विच इज लिटिल मोर डिफिकल्ट। डिफिकल्ट भी नहीं है बट थोड़ा सा ट्रिकी है। बस लास्ट में एक इसमें बिंगो है, आपको वो ध्यान से समझना है, अदरवाइज इट इज ऑल्सो अ ईजियर वन। ओके, ये तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो बुकली है वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। वो क्या है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर मीटर्स या हम बोल सकते हैं। तो इस चीज़ यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है, क्या पता हमारे क्वेश्चन पेपर में गिवन ना हो, तो ये हमें अच्छे से रिमाइंड करना है कि जो 1 हेक्टेयर होता है ना, 1 हेक्टेयर होता है दैट इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा, इसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द बेस ऑफ अ ट्राइएंगुलर, यू नीचे रह गया था, फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स हाइट। तो मेरे पास क्या गिवन है, बेस 3 टाइम्स है इसकी हाइट के। तो हाइट को मैं एज्यूम कर लेती हूँ, लेट
हाइट ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड कितनी है, x। ठीक है, x मीटर हम मान लेते हैं बिकॉज यहाँ पर मीटर का खेल है सारा। तो अगर हाइट हमारे पास x है तो बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स x, बिकॉज बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स हाइट। वो 3 टाइम्स है उसकी हाइट के, तो हम लिख देते हैं 3 टाइम्स है x के। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड इज ₹36 पर हेक्टेयर इज 486 रुपीज़। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, तभी तो मैं बताऊंगी ना कि उस एरिया को कल्टीवेट करने का कॉस्ट कितना आएगा। तो फर्स्टली आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर फील्ड। वो क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है 3x, हाइट कितनी है x, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं, दोनों चीज़ें हमारे पास मीटर में गिवन है, तो जो एरिया होता है वो स्क्वायर मीटर्स में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग द फील्ड 36 पर स्क्वायर हेक्टेयर इज इतना। ठीक है, तो 36 एक हेक्टेयर को कल्टीवेट करने का खर्चा मुझे निकालना होगा पहले, तभी तो मैं 3/2 एक्स स्क्वायर हेक्टेयर को, या फिर मैं इसे हेक्टेयर में कम पहले चेंज कर लूँ। अभी मैंने क्या देखा कि जो एक हेक्टेयर होता है वो 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर मुझे मीटर स्क्वायर की वैल्यू से हेक्टेयर निकालना, तो फिर मैं क्या करूँगी, इसी वाले केस में दोनों साइड में 10,000 से डिवाइड कर देती हूँ। हेक्टेयर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। इसको मैंने 10,000 से डिवाइड किया है, खत्म हो गया। इसको 10,000 से डिवाइड किया, वो एज इट इज़ यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। अगर 1 मीटर स्क्वायर 1/10,000 हेक्टेयर के बराबर है, तो ये कितने के बराबर होगा, 3/2 एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर इतने के बराबर है, तो 3/2 एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे। या ऐसे समझो कि एक टॉफ़ी मेरे पास 5 रुपए की आती है, तो 5 टॉफ़ियाँ कितने की आएगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 1 मीटर स्क्वायर इतने हेक्टेयर के बराबर है, तो 3/2 उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं। वही वाली बात होगी ना, एक टॉफ़ी 5 रुपीज़ की आती है, तो 5 टॉफ़ीज़ मल्टीप्लाई करके आ जाएगा कितने की आएगी। तो यहाँ पे भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो मेरे पास आंसर आ गया वो किस में आ गया, हेक्टेयर में आ गया। ठीक है, तो मेरे पास जो एरिया है ना वो आ गया हेक्टेयर में, यही मुझे चाहिए था। अब ये कह रहा है कि 36 पर हेक्टेयर इज इतना, ₹36 पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर पे 36 रुपीज़ लग रहे हैं। एक हेक्टेयर पे 36 रुपीज़ लग रहे हैं, तो इतने हेक्टेयर पे इतने रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग 1 हेक्टेयर कितनी है, 36। तो इतने हेक्टेयर्स को कल्टीवेट करने के कितने पैसे लगेंगे, तो जो हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग 3/2 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/10,000 हेक्टेयर को कल्टीवेट करने में कितने पैसे लगेंगे, 36 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। दोबारा से यहाँ पर वो वही वाली बात आ गई कि एक टॉफ़ी 5 रुपीज़ की है, तो 5 टॉफ़ीज़ इतने की आएगी, मल्टीप्लाई करके आया, तो एक हेक्टेयर पर इतने रुपीज़ का खर्चा है। तो इतने हेक्टेयर पे हमें कल्टीवेट करना है ना, तो इतने हेक्टेयर पर कितना खर्चा आएगा, 36 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन मेरे पास तो गिवन है कि कितना खर्चा आने वाला है, 486। यही बोला है ना, द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग द फील्ड एट ₹36 पर हेक्टेयर, मतलब एक हेक्टेयर पर 36 लगा रहे हैं, तो खर्चा 486 आ रहा है। तो यानी ये जो खर्चा है 486 के बराबर है। तो मैं लिख देती हूँ, ये जो हमारा खर्चा है मल्टीप्लाई बाय 3/2 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय किसके बराबर है, 486 के बराबर। तो वही मैंने लिख दिया। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो हम कर देते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। होता है, क्यों नहीं होता, 3 टाइम्स 18 इज 36 होता है। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, पहले दूसरी साइड ले जाते हैं।
एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। 486 ऑलरेडी दूसरी साइड है। 10,000 यहाँ पर डिवाइड में था, उधर जाएगा तो 10,000 मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। 18 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और कुछ भी नहीं है तो सॉल्व कर लीजिए इसे। 3 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 6, 3 टाइम्स 2। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है 18 9। 18 टाइम्स 9 इज 162, इतना ही होता है ना। 72 एंड 1, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये क्या आ गया मेरे पास, आ गया 90,000। तो मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 90,000। तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 300 का स्क्वायर होता है ना 90,000। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 300। लेकिन x था क्या, x तो थी इसकी हाइट। तो अगर इसकी हाइट 300 है तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि अगर हाइट मेरे पास 300 मीटर है तो इसका बेस कितना होगा, 3x, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 300 यानी 900 मीटर। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, आई हैव टू फाइंड द बेस एंड हाइट, वो मैंने निकाल ली। बेस मेरे पास 900 मीटर एंड हाइट इज 300 मीटर्स। So our next question, question number 7 is if ST is equal to 5 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा ST। ST की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। QR की लेंथ मेरे पास कितनी है, QR जो इतना है इसकी लेंथ है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द लार्जर ट्राइंगल, तो जो बड़े वाला ट्राइंगल है PQR, उसका एरिया मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन कौन सा है हमारे पास, दैट इज आवर शेडेड रीजन। ठीक है, आप चाहें तो आप कलर से भी कर सकते हैं, इसे पेंसिल से भी अच्छे से शेड कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर विश, आपको कैसे शेड करके दिखाना है। ठीक है, तो आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। वो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी, तो सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल का रीजन, जब हम रेक्टेंगल की भी जब हम पाथ भी निकालते थे तो हम क्या चीज़ करते थे कि जो हम कंप्लीट ट्रायंगल है उसका एरिया निकाल देते थे। ये जो कंप्लीट ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल देते थे, रेक्टेंगल है, बार बार ट्रायंगल निकल रहा है, जो कंप्लीट रेक्टेंगल है उसका एरिया निकाल देते थे, फिर छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल देते थे। तो जब बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देते तो शेडेड पाथ हमारे पास आ जाता था। इसी तरह से यहाँ पर भी हमें करना है, हमें बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालना है, वो ऑलरेडी गिवन है। छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, वो हमें निकालना है। तो जब मैं बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया में से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, then I get the area of the shaded region. So how I am going to start, I will write area of larger triangle। थोड़े ज्ञान को अभिव्यक्त करते हुए हम ये भी बता देते हैं कि लार्जर ट्राइंगल कौन सा है, PQR। ट्राइंगल PQR कितना है, इसे हम इरेज कर देते हैं, एक्स्ट्रा है ये, दैट इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल वो क्या होगा, ट्राइंगल SQR। SQR वो क्या होगा, 1/2 बेस, बेस क्या है QR, हाइट, हाइट क्या है ST। तो ये दोनों वैल्यूज तो हमारे पास गिवन है, QR भी गिवन है, ST भी गिवन है, QR भी गिवन है, ST भी गिवन है, तो हम पुट कर देते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QR, दैट इज 9। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ST, दैट इज 5। कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, 9 टाइम्स 5 इज 45 डिवाइडेड बाई 2, 2 टाइम्स 2 इज 4 एंड 2 टाइम्स 2 इज 4, 10 बच गया, 2 टाइम्स 5 इज 10। ठीक है, सेंटीमीटर ही लिखेंगे हम, लिख दिया हमने। तो मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ, आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल SQR। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या है 50, एरिया ऑफ ट्राइंगल SQR क्या है 22,
0.5 इज इक्वल टू कितना आ गया 0.5, 7 एंड 27.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर तो सब्ट्रैक्ट करना वैसे भी ईजी था। अगर मैं इसे यहाँ पर डेसिमल में ना चेंज करती तो 50 माइनस 45/2 भी करती, 55/2 आता, तब भी ये आंसर आता। आंसर निकालना थोड़ा सा ईजी हो जाता, पीछे स्क्वायर आएगा बिकॉज ये एरिया है। सो दैट इज द ईजिएस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सभी ईजी है, ये वर्कशीट पूरी की पूरी ही ईजी है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? Our next question says I have to find नहीं है, गिवन है, क्या गिवन है? एरिया ऑफ अ रोम्बस। हमने लास्ट वर्कशीट में भी एरिया ऑफ रोम्बस निकाला था और क्या बोला था कि जो रोम्बस होता है वो पैरेललोग्राम के बिल्कुल जैसा होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, द एरिया ऑफ रोम्बस मेरे पास गिवन है। इफ़ वन ऑफ इट्स डायगोनल, अगर इसका एक डायगोनल गिवन है मेरे पास 14 मीटर, तो आई हैव टू फाइंड द अदर। मुझे क्या निकालना है? दूसरा डायगोनल निकालना है। निकाल लेते हैं। निकालने से पहले आई हैव टू ड्रॉ अ फिगर। मैंने अभी आपको पहले भी बोला था कि अगर आप एक रोम्बस बना रही हैं या कोई भी शेप बना, कोई भी सम सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप डायग्राम बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो लेट्स ड्रॉ अ रोम्बस।